गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक्सपोजन फैमिली में और स्वागत है आपका बायोलॉजी की क्लास में। पिछले लेक्चर तक हमने जो हमारा बिंदु है युग्मकोश की संरचना एवं विकास इसकी चर्चा कर रहे थे हम पिछले लेक्चर तक, और ये फिलहाल भी कंटिन्यू है दोस्तों। इसमें हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पराग कोश का स्फुटन। तो पराग कोश किसका भाग है? पुंकेसर का भाग होता है दोस्तों। और पराग कोश में किस तरह से लघु बीजाणु का निर्माण होता है या पराग कणों का विकास होता है हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम पराग कोश का स्फुटन देखने वाले हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों? परिपक्व पराग कोश में पराग कोश भित्तियों का स्फुटन एवं पराग कणों का बाहर निकलना। पराग कणों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? पराग कोश स्फुटन कहलाता है। दोस्तों, जब पराग कोश पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा और उसमें पराग कणों का निर्माण हो जाएगा, अर्थात जो लघु बीजाणुधानी थी उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने लघु बीजाणु बनाएगी? 4। और वो चतुष्क के रूप में थे। फिर उनमें क्या है, वो अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होने के बाद उनको क्या बोल देते हैं? पराग कण बोल देते हैं दोस्तों। अब ये पराग कण क्या है? पराग कोश से बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से निकलेंगे? वो पराग कोश की भित्तियां टूटेगी या उनमें स्फुटन होगा और पराग कण बाहर निकलेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। तो ये था हमारा पराग कोश जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। अब ये इसका विकसित रूप हम देख लेते हैं। परिपक्व हो जाएगा जब ये पूरी तरीके से, तो इसमें किस प्रकार ये एक पाली और ये दूसरी पाली, और ये क्या था दोस्तों? ये है संयोजी ऊतक। जो बंदे ऊतक होता है ये है, ये दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है। और इसमें जो ये स्तर है, ये जो हमने पराग कोश की भित्तियां पढ़ी थी 4 स्तर, वो हो जाते हैं। अब जैसे ही, और इसमें क्या है, किसका निर्माण हो जाता है? पराग कणों का निर्माण हो जाता है। ये इनके बीच में 2-2 चेंबर होते हैं। पराग कणों का निर्माण हो जाता है दोस्तों। अब ये पराग कण बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? पहले ये भित्तियां क्या है? टूटेगी। तो भित्तियां टूटेगी और पराग कण बाहर निकलेंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पराग कण कण का स्फुटन कहलाएगी। तो ये पराग कण बाहर निकल रहे हैं। अब ये भित्ति किसके कारण टूटती है? तो पराग कोश के स्फुटन में एक भित्ति होती है, उसका सबसे ज्यादा रोल होता है एंडोथीसियम। तो यहाँ पे हम देख लेंगे पराग कणों के स्फुटन में एंडोथीसियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
और दोस्तों ये स्फुटन है 4 तरीके से होता है। जो पराग कोश की जो पालियां होती है उसकी उसमें स्फुटन होता है 4 तरीके से होता है। अगर हम इसको एक्स मान के चलते हैं, जो एक्सिस है ये पराग कोश की, तो इसमें 4 तरीके से स्फुटन होगा। सबसे पहला स्फुटन होगा अनुप्रस्थ प्रकार का, तो हम इस प्रकार से स्फुटन होगा। तो ये पराग कोश की एक्स है, एक्स या एक्सिस है। अब इसमें इस तरीके से स्फुटन होगा या इस तरीके से परागकण बाहर निकलेंगे। तो ये वाला हो गया अनुप्रस्थ प्रकार का स्फुटन। तो पहला क्या है, 4 प्रकार का होता है ये। पहला कौन सा हो गया, अनुप्रस्थ। तो इसमें क्या होता है, पराग कोश की पालियों का स्फुटन अक्ष के अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तुलसी। जो दोस्तों तुलसी के जो पराग कण है वो अनुप्रस्थ रूप में बाहर निकलेंगे। सेकंड टाइप हो जाएगा इसका लंबवत। ये पराग कोश की एक्स है, तो इसके लंबवत क्या हुआ, इसके लंबवत इस तरीके से हुआ, इसके लंबवत हो गया दोस्तों। अगर ऐसे होता तो पैरेलल होता, ये क्या हो गया, इसके लंबवत प्रकार का स्फुटन हो गया, तो इसे बोलते हैं लंबवत स्फुटन। तो पराग कोश का स्फुटन लंबवत होता है। कैसे होगा, किसमें होगा, ये एग्जाम्पल है कपास और धतूरा। ये जो 2 प्लांट है इनमें पराग कोश, पराग कण किस तरीके से बाहर निकलेंगे, लंबवत रूप में बाहर निकलेंगे। तीसरा हो जाता है दोस्तों छिद्रयुक्त। छिद्रयुक्त में क्या होता है, पराग कोश के शीर्ष में यहाँ पर या कहीं भी नीचे कहीं भी छिद्र का निर्माण हो जाएगा और उससे परागकण बाहर निकलेंगे। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है मकोई। इसको, ये एक सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है जिसका बोटेनिकल नेम होता है सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। और फोर्थ टाइप का जो स्फुटन है वो स्फुटन होता है कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बारबेरी। जो बारबेरी प्लांट होता है उसमें कपाटीय प्रकार का स्फुटन पाया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ पराग कोश का स्फुटन। तो पराग कणों का पराग कोश की भित्तियों के टूटकर बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, पराग कोश का स्फुटन कहलाता है। ये 4 प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रयुक्त और कपाटीय स्फुटन। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, देखो हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। पहले पुंकेसर से स्टार्ट किया था और पराग कोश तक गए। पराग कोश में किसका निर्माण हुआ, पराग कणों का निर्माण हुआ। अब पराग कण क्या है, पराग कोश से बाहर निकल गए। तो अब हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, पराग कणों के बारे में। तो पराग कण क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पराग कणों की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो भी देख लेंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा परागकण एवं संरचना।
तो परागकण की संरचना परागकण को इंग्लिश में पोलन ग्रेन बोलते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, यह अगुणित गोलाकार एक केंद्रकीय संरचना होती है। संरचना है। अगुणित का मतलब है इसकी गुणिता स्तर n प्रकार का होगा दोस्तों। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, एक परागकण की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो इस तरीके की होती है। हमने देखा कि ये क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो ये गोलाकार स्ट्रक्चर हो गई और इस पर इसकी जो बाहरी सतह होती है वो क्या होती है, खुरदरी होती है। इस पर किसका जमाव होता है, पोलेन स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है दोस्तों। ये है एक परागकण, इसमें भीतर ये कोशिका द्रव्य हैं और एक केंद्रक विद्यमान होता है सेंटर में। अब ये जो परागकण है इसमें एक और चीज होती है, जनन छिद्र। तो इसमें 1 से लेकर के 3 जनन छिद्र होते हैं दोस्तों। 1 से लेकर के 3 जनन छिद्र होते हैं, वो भी देखेंगे किसमें 3 होते हैं और किसमें 1 होते हैं। तो ये हो गई परागकण की संरचना। तो सबसे बाहर वाला स्तर इसका क्या कहलाता है, बाह्य चोल कहलाता है। बाह्य चोल, इसे बोलते हैं एक्साइन। भीतर वाला स्तर होता है, इसको बोलते हैं अंतःचोल, इसे बोलते हैं इंटाइन। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो छिद्र है, इसे बोलते हैं जनन छिद्र दोस्तों। ये है केंद्रक। परागकण क्या होता है, हमारा जो बिंदु है ये युग्मकोद्भिद की संरचना वाला, तो युग्मकोद्भिद से कैसे रिलेशन होता है इसका, तो यह नर युग्मकोद्भिद की नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी, मेल गेमिटोफाइट जनरेशन है, उसकी पीढ़ी की प्रथम सेल या फर्स्ट सेल क्या होगी, तो वो होती है परागकण। अर्थात परागकण का निर्माण सबसे पहले होगा और उसके बाद में इसी से किसका निर्माण होने वाला है, युग्मकोद्भिद का निर्माण होने वाला है। तो ये है हमारा परागकण। अब हम इसकी जो एक एक भाग है उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो बाह्य चोल क्या होती है, बाह्य चोल सबसे बाहरी परत होती है, खुरदरी होती है, खुरदरी होती है। इसकी 2 प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है और दूसरी बात खुरदरी, रफ स्ट्रक्चर होगी। बाह्य चोल जो आपको दिख रही है उसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन के बारे में हमने पहले भी देखा है। स्पोरोपोलेनिन से निर्माण होगा इसका और
स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, बाह्य चोल पर जमा होता है, एक प्रकार का अक्रिय रासायनिक पदार्थ होता है जो इसको परागकण को प्रतिरोधी बनाता है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीने के लिए सक्षम बनाता है। ये है स्पोरोपोलेनिन। अब दोस्तों बाह्य चोल की बात हो गई, इसका कार्य क्या हो जाएगा। यह बाह्य चोल सुरक्षा का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, सुरक्षा का कार्य करती है दोस्तों। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागण पोलिनेशन की प्रक्रिया, ये प्रोसेस आगे आएगी। तो परागण की क्रिया या पोलिनेशन की क्रिया कीटों द्वारा होती है। तो उनमें बाह्य चोल पर एक विशेष पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है पोलन किट। तो यहाँ पर मैं स्पेशल पॉइंट लिख देता हूँ नोट डाल के कि कुछ पादप जिनमें परागण कीटों द्वारा होता है, उनमें बाह्य चोल पर एक विशेष तेलीय चिपचिपा व गंधयुक्त पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पोलन किट कहते हैं। पोलन किट कहते हैं। तो वे पादप जिनमें परागण पोलिनेशन किसके द्वारा होगा, कीटों द्वारा। तो बाह्य चोल पर तेलीय चिपचिपा और गंधयुक्त पदार्थ होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन किट। और इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य है अज्ञात। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पदार्थ कीटों द्वारा परागित पुष्पों में ही होता है, उसकी बाह्य चोल पर होता है। तो कहीं ना कहीं ये परागण में रोल प्ले करता है, अर्थात ये पदार्थ कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। किसके कारण, अपनी गंध के कारण। और उन कीटों की सतह पर किसको चिपकाएगा, पराग कण को। क्यों, क्योंकि ये तेलीय और चिपचिपा होता है। तो ये क्या है, पराग कण इस पर चिपक जाएंगे और दूसरे पुष्प पर पहुंच जाएंगे। किसके द्वारा, कीटों के द्वारा। तो इसका कार्य क्या हो गया, परागण। परागण का कार्य हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं हम अंतःचोल की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाह्य चोल किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये खुरदरी होती है, बाहरी परत होती है और सुरक्षा का काम करती है दोस्तों। और कीटों द्वारा परागित पुष्पों में पोलन किट पाया जाता है बाह्य चोल पर, जो जिसका कार्य क्या है वैसे तो अज्ञात है, लेकिन ये क्या है, वैज्ञानिकों के मत के अनुसार परागण का कार्य करता है। अब है हमारा सेकंड पॉइंट, अंतःचोल। अंतःचोल एक पतली परत होती है जो किसके द्वारा निर्मित होती है, अंतःचोल। इसे बोलते हैं इंटाइन। यह पतली परत है, ये क्या होती है, सतत होती है। सतत मतलब कंटिन्यू होती है, कोई प्रकार का ब्रेक नहीं होता है इसमें। जबकि बाह्य चोल में क्या है, ब्रेक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ जनन छिद्र आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए ब्रेक है इसमें। यह सतत होती है और ये किससे बनी होती है, यह एक्टोसेलुलोज की बनी होती है।
पेक्टोसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इसका कार्य क्या है? यह है पराग कण के जीव द्रव्य को आवरित रखती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी अंतःचोल। तो ये है हमारी अंतःचोल जो कि कंटिन्यू है। ये किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की, अर्थात सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और ये इसका जो जीव द्रव्य है, इसका पराग कण का, उसको क्या करेगी? आवरित रखती है दोस्तों। अब है तीसरा पॉइंट हमारा, जनन छिद्र। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 1 या 3। एक किस में होंगे? मोनोकोट्स में होंगे। मोनोकोट्स मतलब एक बीजपत्री पादपों में जनन छिद्रों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और द्विबीजपत्री पादपों में कितनी होगी? 3 होगी। याद रखने हैं दोस्तों, डाइकोट्स में कितनी होती है? 3। तो यहाँ जो मैंने डायग्राम बना रखा है वो किन प्लांट्स के पराग कणों का है? तो ये है डाइकोट प्लांट के पराग कणों का। कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें 3 जनन छिद्र हमें दिखाई दे रहे हैं। जनन छिद्र क्या करते हैं? इनसे पराग नलिका निकलती है। क्या निकलती है? पराग नलिका निकलती है। तो ये क्या है? अंकुरण में मदद करेंगे। किसके अंकुरण में? पराग कणों के अंकुरण में मदद करते हैं दोस्तों। और जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र वाले स्थान पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता। ये आपको बात याद रखनी है दोस्तों। जनन छिद्र वाले स्थान को छोड़ करके पूरी बाह्य चोल पर क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है। तो जनन छिद्र पर किसका जमाव नहीं होता है? स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसके केंद्रीय भाग की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो पराग कण में जो केंद्रक होता है, केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा और 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। तो केंद्रक में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है और 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी बनेगी? तो ये है इसका केंद्रक, इसमें होगा विभाजन समसूत्री प्रकार का। माइटोसिस होगा। ये केंद्रक क्या है? अगुणित है दोस्तों। जब पराग कण अगुणित है तो इसका केंद्रक भी क्या होगा? अगुणित प्रकार का होगा। और इसमें 2 प्रकार की सेल्स बनती है। एक होती है जनन कोशिका और दूसरी होती है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। केंद्रक से 2 कोशिकाएं बनेगी, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। तो यहाँ देख लेते हैं किस तरीके से इसमें डिवाइडेशन होगा। ये तो एक तो बन गई यहाँ पर गोलाकार जनन कोशिका और दूसरी बनती है तरकु रूपी कायिक कोशिका। ये हो गया परागकण। तो दोस्तों परागकण में क्या होता है? केंद्रक के विभाजन से 2 प्रकार की कोशिका बनती है। एक है जनन कोशिका और दूसरी है कायिक कोशिका। तो ये है कायिक कोशिका और ये हो गई जनन कोशिका। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ये वाली स्टेज में परागकण, अधिकांश पादपों में इस स्टेज में परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, अर्थात उसका अंकुरण होता है।
तो पराग कण का अंकुरण किस स्टेज में होगा? द्विकोशिकीय स्टेज में होगा। जब दो कोशिकाएं उसमें होगी तब वो कहाँ पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं अधिकांश पादपों में, इसको बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों सेल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जनन कोशिका क्या होती है? गोलाकार होती है और छोटी होती है, इसकी विशेषता है ये। और दूसरी है कायिक कोशिका, तो ये क्या होती है? ये तर्कु रूपी होती है और बड़ी होती है। दूसरा पॉइंट, जनन कोशिका छोटी होगी और गोलाकार होगी, परंतु इसमें डीएनए की मात्रा क्या है? डीएनए समान मात्रा में होगा। और इसमें भी क्या है? समान मात्रा में होगा। समान मात्रा में डीएनए उपस्थित होगा इसमें भी। लेकिन जो छोटी है जनन कोशिका, उसका कोशिका द्रव्य भी क्या होगा? कम होगा। तो इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या होगी? कम होगी। कोशिका द्रव्य की मात्रा कम, और इसमें अधिक होती है दोस्तों। कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। कोशिका द्रव्य की मात्रा कम है, इसलिए जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा भी क्या हो गई? कम हो जाती है। और इसमें क्या हो जाती है? तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाती है इसकी मात्रा। और जनन कोशिका का भविष्य क्या होगा? जनन कोशिका आगे जाकर के किसका निर्माण करेगी? दो नर युग्मकों का निर्माण करेगी। दो नर युग्मकों का निर्माण करती है दोस्तों। और कायिक कोशिका पराग नलिका का निर्माण करती है। पराग नलिका। तो अब यहाँ देखिए, वापस दो कोशिकाएं हमने प्राप्त की केंद्रक से, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। इनकी जो विशेषता है वो हमने यहाँ देख ली दोस्तों। अब हम यहाँ ध्यान देंगे इनसे किस किस का निर्माण हो रहा है। तो जनन कोशिका से दो नरयुग्मक बन रहे हैं और कायिक कोशिका से पराग नलिका का निर्माण हो रहा है। तो इस स्टेज तक परागकण कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। अब इसके पश्चात क्या होगा? जनन कोशिका में एक और विभाजन होगा। जनन कोशिका विभाजित होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं जनन कोशिका, जो कि क्या है? अगुणित ही रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले भी अगुणित थी और अब भी अगुणित ही रहेगी समसूत्री विभाजन के कारण। और इसमें एक और विभाजन होगा, माइटोसिस। इसके कारण नर युग्मक बनेंगे दो। एक नर युग्मक तो ये हो गया और एक नर युग्मक ये हो गया। तो टोटल कितने हुए? दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। जनन कोशिका में जो विभाजन होगा उससे दो नर युग्मक बनते हैं दोस्तों। उससे पहले कायिक कोशिका किसका निर्माण करेगी? पराग नलिका का निर्माण करेगी। तो अब इसकी अगली स्टेज क्या होगी? इस प्रकार से इसमें पराग नलिका निकलती है। ये है एक्साइन, और ये बाकी के जनन छिद्र, इनसे भी निकलेगी, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से ये बता रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, एक ही जनन छिद्र से निकलती है। तो ये अंकुरण हो गया, और ये जो कोशिका द्रव्य है, अब देखो ये इसकी आगे की स्टेज है, इसकी आगे की स्टेज है ये दोस्तों। अब कायिक कोशिका किसका निर्माण करेगी? कायिक कोशिका बदल गई इसमें, इसे बोलते हैं पराग नलिका। और जनन कोशिका ने क्या किया? दो नर युग्मकों का निर्माण कर लिया।
तो ये दो नरयुग्मक है वो निर्मित हो गए और कहाँ पहुंच गए, इसमें पहुंच गए। अब इस स्टेज को बोलते हैं, ये जो स्टेज हमें प्राप्त हुई है उस स्टेज को बोलते हैं हम युग्मकोद्भिद। तो ये है नरयुग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका, इसे हम क्या नाम देंगे, परागकण। इसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन हुए, अर्थात केंद्रक दो भागों में बट गया, जनन कोशिका और कायिक कोशिका में। इसके पश्चात कायिक कोशिका ने परागनलिका का निर्माण किया और जनन कोशिका ने दो नरयुग्मकों का निर्माण किया और ये वाली स्टेज प्राप्त हो गई। ये देखो, अब तक इसमें किसी प्रकार का अंकुरण नहीं था, अब परागकण क्या हुआ, अंकुरित हो गया। और परागकण की जो अंकुरित अवस्था होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, युग्मकोद्भिद। इसे बोलते हैं युग्मकोद्भिद। ये भी क्या होता है दोस्तों, युग्मकोद्भिद हो गया ये। अब ये वाली स्टेप क्या है, वर्तिका पर पहुंचने के बाद की स्टेप है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारे को युग्मकोद्भिद की संरचना मिल गई, इसका विकास कैसे हुआ हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया। तो ये था दोस्तों नर युग्मकोद्भिद या युग्मकोद्भिद विकास की स्टेज, और इसे हम क्या बोल देंगे, युग्मकोद्भिद की परिभाषा देख लेते हैं। युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट। ये क्या होता है, यह अंकुरित परागकण होता है और एकल केंद्रक युक्त अगुणित संरचना है। एकल केंद्रक युक्त अगुणित संरचना होती है युग्मकोद्भिद। तो आज का लेक्चर यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके अग्रज या अनुज जो 12th में हैं या नीट की तैयारी रख रहे हैं, कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। उनकी बोर्ड की तैयारी और नीट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर के पूरे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, आपको वहाँ पर इसके सभी वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।